हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की अब तक की शायद सबसे बड़ी फाइटर एयरक्राफ्ट डील के बारे में, जो कि है राफेल फाइटर की। आपको पता ही है कि भारत फ्रांस से तकरीबन 114 से 145 राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है। मैं 145 का नंबर इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि संभावित है कि भारतीय नौसेना के लिए एडिशनल 31 जो राफेल एम है ये भी कंसीडर किया जाए। और इन डील को ऑलरेडी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो मंजूरी है ये मिल चुकी है। लेकिन इस बार भारत का मकसद सिर्फ फाइटर जेट को खरीदना नहीं है, बल्कि ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए भी एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सुखोई 30 MKI वाले पुराने मॉडल को यहाँ पर दोहराया जा रहा है, लेकिन इस बार बेहतर तरीके से। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे ये डील इंडियन एयरफोर्स को एक बार फिर से डोमिनेंस देगी, और कैसे भारत के लिए ये डील जो है सुखोई 30 MKI का रिविजिट कही जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, आज भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 29 से 30 स्क्वाड्रन है, जो कि लगभग अपने निम्नतम स्तर पे आ चुकी है, जबकि हमें कम से कम 42 स्क्वाड्रन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यानी कि अभी तकरीबन 13 स्क्वाड्रन की कमी है, जिनमें तकरीबन आपको 200 से लेकर 250 फाइटर जेट देखने को मिल जाते हैं। अब क्योंकि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी अपना जो मिग 21 है इनको बाहर कर रही है, जैगवार और मिग 29 भी चरणबद्ध तरीके से रिटायर होंगे। तेजस मार्क 1 अल्फा तो आ रहा है, लेकिन काफी धीमी स्पीड में। एमका 2030 के दशक में ही हमें देखने को मिलेगा। और चीन उसके तरफ जो J-20 है उनको बड़ी संख्या में डिप्लॉय कर रहा है। पाकिस्तान को जो एडवांस फाइटर्स हैं वो दे रहा है, और आने वाले भविष्य में पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर का एक्सेस भी मिल सकता है। इसलिए भारतीय वायुसेना को तुरंत मल्टी रोल फाइटर चाहिए, जो एयर सुपियोरिटी, ग्राउंड अटैक, रिकॉनेसेंस सब कर सकें। और यहाँ पर राफेल एक परफेक्ट फिट है। राफेल एक 4.5 प्लस प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसमें आपको मीटियोर जैसी मिसाइल देखने को मिल जाती हैं, स्कैल्प क्रूज मिसाइल देखने को मिल जाती है, स्पेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट देखने को मिल जाते हैं, जो कि दुश्मन के रेडार को ब्लाइंड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। भारत ने ऑलरेडी 2016 में 36 राफेल खरीदा हुआ है, और अब हम 114 राफेल की तरफ जा रहे हैं। अब सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर अधिकतर जो 114 राफेल में होने वाले हैं ये वैसे तो F4 स्टैंडर्ड के जेट होंगे, लेकिन आखिरी कुछ एयरक्राफ्ट जो है वो F5 स्टैंडर्ड के भी भारतीय वायुसेना को मिलने वाले हैं। इस डील में एक खास शर्त यह है कि तकरीबन 18 एयरक्राफ्ट फ्रांस से फ्लाई अवे कंडीशन में यानी बने बनाए हमको मिलेंगे, जबकि तकरीबन 96 का निर्माण भारत में डसाल्ट एविएशन और उनके जो पार्टनर्स हैं उनके तरफ से नागपुर में किया जाएगा। इसमें इंडिजिनस कंटेंट जो है वो पहले तो ये माना गया था कि 20 से 30% होगा, लेकिन अब माना जा रहा है कि शुरुआत में ये 30 से 40% तक होगा, और इस समय निगोशिएट किया जा रहा है कि तकरीबन इस परसेंटेज को हम 50% तक लेकर जाएं। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। असेंबली से ज़्यादा जो जो कह सकते हैं सब सिस्टम लेवल पर अभी इंटीग्रेशन है उस पर जोर दिया जाएगा, वेपन इंटीग्रेशन पर जोर दिया जाएगा, लाइफ साइकिल सपोर्ट पर जोर दिया जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी भारत को नहीं मिली हैं, वो है स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और जो कोर सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड है ये भारत को नहीं दिया जाएगा, ये फ्रांस के पास ही रहेगा। अब अगर हम बात करें आगे की, आखिरकार राफेल डील को SU-30 MKI का रिविजिट क्यों कहा जा रहा है, तो उसका पीछे का एक कारण है। अगर हम देखें राफेल डील में तो हमें ज़्यादा जो स्ट्रक्चर TOT है ये SU-30 MKI की तुलना में प्रदान की जा रही है। ज़्यादा लोकलाइजेशन भी देखने को मिलेगा सब सिस्टम। और जब हम वेपन सपोर्ट की बात करते हैं, सप्लाई चेन इंडिपेंडेंस हमें मिलने वाली है, यानी हमें सैंक्शन या वार का भी जो कोई खतरा है वो देखने को नहीं मिलेगा। उन स्थितियों में भी भारतीय वायुसेना के राफेल जो है ये ऑपरेशनल रहेंगे। और सबसे खास बात यह है कि सप्लाई चेन इंडिपेंडेंस भारत का प्रमुख एजेंडा है, जहां पर जो सप्लाई चेन है उसको भारत में इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आपने अभी रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान देखा कि अगर भारत ने SU-30 MKI में रूस से लड़ लड़ के लोकलाइजेशन ना किया होता तो हमारी फ्लीट पे एक भारी संकट आ गया था स्पेयर पार्ट का, जो कि हमारे देश में क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुए हैं, पार्ट्स का निर्माण किया जा रहा है, तो उसको हमने टाला है। और यहाँ पर एक अंतर है, SU-30 MKI में हमें भारतीय एवियोनिक्स जो है वो इंटीग्रेट होते नजर आए थे, जबकि राफेल में फ्रेंच कोर सिस्टम वही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर फोकस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ में किया जा रहा है, वेपन इकोसिस्टम में किया जा रहा है, ना कि प्लेन को रीडिज़ाइन करने में। और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। आइए जानते हैं वो क्या है। देखिए, फ़ायदे ये हैं कि भारतीय वायुसेना को तकरीबन 8 से 9 नई स्क्वाड्रन मिलेंगी, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा,
जॉब्स होंगी, टेक्नोलॉजी मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा, स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस मिलेगी और हमारी जो अभी तक रूस पे ओवर डिपेंडेंसी थी उस पे हमें थोड़ा आराम मिलेगा। फ्रांस के साथ स्ट्रांग पार्टनरशिप हम बनाएंगे और आगे चल के इसका फ़ायदा हमें दूसरे प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। चैलेंजेस की बात करें तो फ्रांस अभी भी राफेल फाइटर्स के प्रोडक्शन को लेकर स्ट्रगल कर रहा है और लोकल प्रोडक्शन, ये अगर हम बात कर लें डील अगर 2027 में भी फाइनलाइज हो जाती है तब भी तकरीबन 1 से 2 वर्ष आप मान के चलिए कि तकरीबन 2029 तक का इंतज़ार हमें करना पड़ सकता है। और सबसे खास बात तो यही है कि इस समय एचएएल की भूमिका इसमें लगभग ना के बराबर है। डसाल्ट एविएशन जो पार्टनरशिप करेगी वो प्राइवेट सेक्टर के साथ करेगी और इसको लेकर आने वाले भविष्य में कुछ हमें उठापटक देखने को मिल सकती है। वहीं तेजस और मार्क एमका पर भी कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ये जो इम्पैक्ट है वो डालेगा, लेकिन ये उतना इम्पैक्ट हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम पे शायद ना डाल पाए। यानी स्पष्ट है कि रूस का इस समय फोकस यही सॉरी इंडिया का फोकस इस समय यही है कि हम राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करें और हमने जो सुखोई 30 में काम किया था उसी तरीके से करें, लेकिन इस बार थोड़े स्मार्ट तरीके से। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हमें पहले ही फ्रांस के साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए। देखिए इस समय हम लोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वेपन सिस्टम बना रहे हैं और जाहिर सी बात है अगर हम उनको बना रहे हैं तो हम इसी उद्देश्य के साथ बना रहे हैं कि हमारे जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं उनमें वो इंटीग्रेट किया जा सके और उसमें हमें किसी का अड़ंगा देखने को ना मिले। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के भारत के डिफेंस ऑफिशियल्स ने जो फ्रांस है उसके साथ नेगोशिएट भी किया है। हालांकि रही बात सोर्स कोड की, तो फ्रांस ने स्पष्ट कर दिया है कि जो रेडार हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, इसमें लिमिटेड एक्सेस ही भारत को मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर भारत को आश्वासन दिया है कि भारत अगर कुछ बदलाव करना चाहता है, कुछ अपग्रेड करना चाहता है, तो फ्रांस उसका सपोर्ट करेगा। जितना हो सकेगा मदद फ्रांस की तरफ से की जाएगी। लेकिन इस समय रही बात सोर्स कोड की, तो फ्रांस उसको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टेड है, वो भारत को बहुत कम उम्मीद है कि मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम राफेल की बात करें तो राफेल हमारे लिए आप सबको पता है कि इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस बार भारतीय वायुसेना ने जो है वो आवेग में ना आकर दिमाग से काम लिया है। हमने इस बार वही सिस्टम लिए हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। ऑलरेडी 2016 में जब राफेल खरीदे गए थे तो हमने अधिकतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भारत में विकसित कर लिया था और आज उसी का फ़ायदा ये है कि हम इतने बड़ी संख्या में इन जेट्स को खरीद रहे हैं, तो इनिशियल जो जेट्स आएंगे उनको एकोमोडेट करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो नहीं है वो चरणबद्ध तरीके से बढ़ता रहेगा। और इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स काफ़ी खुश हैं कि भारत ने इस बार डील महंगी ज़रूर की है, लेकिन हमने अपने भविष्य को देखते हुए किया है और इसमें हमें मल्टीपल वेरिएंट्स और अपग्रेड देखने को मिलने वाले हैं। आप इस डील को लेकर क्या सोचते हैं? क्या भारत ने जो SU-30 MKI की डील फाइनलाइज करी थी वो ज़्यादा सही थी, या फिर भारत ने जो फ्रांस के साथ तरीका अपनाया है आप उसका समर्थन करते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।